जय हिंद स्टूडेंट। आज RWA ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर 4 करने जा रहे हैं स्टूडेंट। इससे पहले पिछले 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं जो RWA ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निकाली है अंकित भाटी ने, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हम हिंदी से शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट और जीके जीएस तक चलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इसमें हमें दिया है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है। अब अंतिम दिनों में स्टूडेंट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो RW के मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन के लिए बेस्ट है स्टूडेंट, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से क्लास में जुड़े रहेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करना। तो पहले प्रश्न का सही जवाब कमेंट करेंगे स्टूडेंट। तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है वो का के बाद ही आता है, क्योंकि छा जो बना है स्टूडेंट वो का से मिलकर बना है। का और छा से मिलकर ही ये छा बना है। कसा इसे कहा जाता है, कसा इसे कहते हैं। सही शब्द ये कसा होता है, छा जिसे कहते हैं। तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 2, इनमें से भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली जो है विष्णुपुरिया है। जल्दी से बताएं कौन सी विष्णुपुरिया बोली की जो भाषा है। तो स्टूडेंट वो आपकी रहने वाली है डी असम जो है। असम जो विष्णुपुरिया बोली है, मुख्य बोली जो है विष्णुपुरिया है भाषा की। अगला, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मुहावरे का अर्थ क्या है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है साथियों, मुहावरे का सही अर्थ आपका रहने वाला है, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। कभी भी झगड़ा होता है तो उसमें दोनों पक्ष ही दोषी होते हैं, यही मुहावरे का अर्थ है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इनमें से बताएंगे कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। बाकी की सब 3 स्टूडेंट इसमें, बाकी के सभी इसमें तद्भव हैं। एक तत्सम है इसमें से, कसौटी, काट, कार्य, कहानी। जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या रहने वाला है। तो कार्य जो स्टूडेंट वो आपका है, ये आपका तत्सम शब्द है। कार्य का जो है काम तद्भव होता है। क्या होता है? काम तद्भव शब्द होता है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से मिलकर नहीं बना है। उपसर्ग वो होते हैं जो स्टूडेंट किसी शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग, और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं। विरासत, व्यापार, वीक्षक, विकल। तो बताएंगे इनमें से कौन सा स्टूडेंट जो है वो उपसर्ग से नहीं बना है। तो साथियों यहाँ पर आपका विरासत जो है स्टूडेंट वो आपका उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। विरासत, इसे तोड़ेंगे अगर इसका बी अलग हटाएंगे उपसर्ग, तो रासत कोई भी शब्द नहीं होता है यहाँ पर। व्यापार, बाकी के सब में साथियों वीक्षक में वी है और विकल में विकल है स्टूडेंट। इस तरीके से बाकी में उपसर्ग हैं, लेकिन ए जो है विरासत में उपसर्ग नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। इनमें से खर का पर्यायवाची कौन सा है। गधा, रावण, मूर्ख, कुंठित। तो खर का पर्यायवाची स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो खर का पर्यायवाची गधा है, गधे का पर्यायवाची जो है खर होता है, याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा शब्द समास का विपरीत अर्थक है। इनमें से कौन सा शब्द जो है जो समास का विपरीत अर्थक है। व्यास, विच्छेद, संधि, विग्रह है। जल्दी से बताएंगे समास का जो है विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है। तो समास का विपरीत अर्थक शब्द आपका व्यास है। कौन सा है? व्यास है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। मूल का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है। तो मूल का अनेकार्थी शब्द आपका जड़ है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मूल यानी कि जड़ से शुरुआत हुई है, तो इसका अनेकार्थी शब्द हो गया। अगला, अपरमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अपरमेय जो है किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इनमें से जो प्राण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से निषिद्ध ना हो सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, जो तौला या नापा ना जा सके। जल्दी से बताएंगे अपरमेय किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो अपरमेय जो स्टूडेंट है इनमें से आपका जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है अपरमेय। अगला, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं। कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। जल्दी से बताएंगे ये सभी। तो ये सभी जो स्टूडेंट वो हैं वो आपके जलज के जो हैं अनेकार्थी शब्द हैं। किसके हैं? जलज के हैं। अगला, शिक्षक,
शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक जो है स्टूडेंट संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक है? जल्दी से बताएंगे शिक्षक स्टूडेंट किस प्रकार की संज्ञा है? क्या समूहवाचक है? नहीं। क्या व्यक्तिवाचक है स्टूडेंट? क्या शिक्षक एक ही है पूरे दुनिया में? क्या भाववाचक है? ये अदृश्य है क्या? जी नहीं। जातिवाचक है, क्योंकि शिक्षकों जैसे और भी शिक्षक होते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी का नाम स्टूडेंट उसके जैसा दूसरा व्यक्ति ना हो, वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? काफी अच्छा शब्द दिया है RW ने। जल्दी से बताएंगे कौन सा कारक है, इनमें से कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, संबोधन कारक है। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट कौन सा कारक इसमें है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इसमें आपका संबोधन कारक है। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, संबोधन यानी कि किसी को संबोधित किया जा रहा है कि यह काम ठीक से करो, तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादि बोधक का अव्यय वहाँ, यहाँ, वहाँ, धन्य, धन्य, जहाँ, जहाँ। जल्दी से बताएंगे विस्मयादि बोधक का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक जो धन्य, धन्य जो है, इस तरह के वर्ड जो है वो आपके विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। याद रखेंगे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है इनमें से जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, पुस्तक, लड़का, पौधा। पुस्तक की पुस्तकें हो जाएगा, पौधे के पौधे हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा। क्या सहायता का सहायताएं होगा? नहीं। यही जो है हमेशा आपका एक वचन में प्रयुक्त होता है, सहायता। याद रखेंगे। घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुवरीय समास है? तो घास फूस में याद रखेंगे स्टूडेंट, घास फूस में आपका द्वंद्व समास है। घास और फूस दो शब्द हैं इसमें, तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास कहलाएगा। जहाँ दो शब्द मिलते हैं वहाँ पर आपका द्वंद्व समास बनता है। याद रखेंगे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विरोधाभासक अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? विरोधाभासक जो अलंकार है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, का और खा दोनों, या फिर डी दोनों में से कोई भी नहीं। अर्थालंकार में आता है या शब्दालंकार में आता है? विरोधाभास जो अलंकार होता है, जो विरोध करते हैं किसी में। आपको उदाहरण जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उससे। तो जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अर्थालंकार में जो है विरोधाभास जो अलंकार आता है, अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थी क्रिया। राम सेब खाता है स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सी क्रिया है? राम सेब खाता है, क्या सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक अकर्मक पहचानने की साथियों एकदम सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले आपको कर्ता पकड़ना है, कर्ता कौन सा है? वाक्य में राम है। उसके बाद क्रिया पकड़नी है, क्रिया क्या है? खाना है। तो यहाँ पर खाता लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा के देखेंगे क्या जवाब मिलता है। राम क्या खाता है? जवाब मिल रहा है ना, सेब खाता है। राम क्या खाता है? सेब खाता है, तो सकर्मक होगी। अगर जवाब नहीं मिलता स्टूडेंट तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाती। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब है, सकर्मक क्रिया होगी। अगला है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग, कौन, नींद, सफाई। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, सर्वनाम शब्द इसमें से कौन सा है? तो सर्वनाम आपका कौन शब्द जो है यहाँ पर सर्वनाम कहलाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से कौन भारतीय युग के रचनाकार नहीं है? इनमें से कौन जो है भारतीय युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और सितारे हिंद। कौन नहीं है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है रामचंद्र शुक्ल जो है वो आपके भारतीय युग के रचनाकार नहीं है। अगला 21, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? जल्दी से बताएंगे। आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल है? कौन सा भूतकाल इसमें है? राम गया। तो याद रखेंगे राम गया ये एक सामान्य भूतकाल का शब्द है। कौन सा? सामान्य भूतकाल का वाक्य है। राम गया सामान्य भूतकाल की बात होती है, राम चला गया। अगला है स्टूडेंट गद्यांश, देखते हैं इसमें पढ़ेंगे और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के 22 से लेकर 26 तक के उत्तर देने हैं।
आधुनिक सभ्यता के विज्ञान के बढ़ते प्रभाव, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के दुष्प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की जाने लगी थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का जितना तेज प्रसार हुआ, उतना ही तीखा प्रतिरोध भी 19वीं सदी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने कमजोर राष्ट्रों को जितनी क्रूरता से गुलाम बनाया, 20वीं सदी में कमजोर राष्ट्रों ने शक्ति अर्जित कर उतनी ही मजबूती से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सफल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 20वीं सदी के मध्य तक वैश्विक पटल पर राजनीतिक साम्राज्य का खात्मा हुआ और अधिकांश स्वतंत्र राष्ट्रों का अभ्युदय हुआ। शीत दशकों में दुनिया विकास के नए रास्ते को खोजने लगी। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक आते आते दुनिया में ऐसे अनेक क्रांतिकारी चीजें हुई जिसने मानव सभ्यता को एक नए दौर में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आपको अब जवाब देना है। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य क्या था? गुलाम राष्ट्रों का संघर्ष का जो केंद्रीय लक्ष्य था वो क्या था? तो केंद्रीय लक्ष्य स्टूडेंट इनका क्या था? कोई भी गुलाम होगा तो अपनी स्वतंत्रता ही चाहेगा ना, तो स्वतंत्रता इनका लक्ष्य था। अगला, अभ्युदय शब्द का अर्थ क्या है? अभ्युदय शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? तो अभ्युदय शब्द का जो अर्थ होता है, याद रखेंगे, वृद्धि होती है। अभ्युदय का अर्थ है वो आपकी वृद्धि होती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, वैश्विक स्तर पर राजनीतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति कब हुई थी? कब हुई थी? गद्दांश अभी पढ़ा था, जल्दी से बताएंगे कब हुई थी वैश्विक स्तर पर। तो ये आपकी 20वीं सदी के मध्य में हुई थी। राजनीतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति कब हुई थी? 20वीं सदी के मध्य में हुई थी। प्रसार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसार का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? अभिसार, विस्तार, निसार, संकुचन। तो प्रसार का विलोम शब्द स्टूडेंट याद रखेंगे, प्रसार का विलोम जो है संकुचन होता है। कौन सा होता है? प्रसार का विलोम संकुचन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट इसका अभिसार या विस्तार लगा देते हैं प्रसार का, या निसार लगा देंगे, आप यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। तो इसको याद रखना है, संकुचन होता है। गद्दांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उपनिवेशवाद सर्वत्र समर्थन हुआ, 20वीं सदी के अंतिम दशक में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, विज्ञान के दुष्प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त हुई। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका सही जवाब है आपका उपनिवेशवाद का सर्वत्र समर्थन हुआ, उपनिवेशवाद का सर्वत्र समर्थन हुआ। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द बताएंगे स्टूडेंट, कौन सा शुद्ध है वर्तनी के हिसाब से, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें आपका विद्या वाचस्पति जो है शुद्ध शब्द है, बाकी के यहाँ पर गलत है। विद्या वाचस्पति जो है एकदम शुद्ध शब्द यहाँ पर है। अगला, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत के कहानी के कहानीकार कौन है? योगेंद्र राघव, या फिर यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, या फिर सुदर्शन है। जल्दी से बताएंगे कौन है रचनाकार? तो सुदर्शन है। हार की जीत कहानी के कहानीकार जो है वो आपके सुदर्शन है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? इनमें से कौन सा उपसर्ग है जो उर्दू का नहीं है? खुश, कम, उन, गैर। जल्दी से बताएं कौन सा जो उपसर्ग है वो उर्दू भाषा का नहीं है। तो उर्दू भाषा का इनमें स्टूडेंट याद रखेंगे कौन सा नहीं है? सी जो है वो आपका उन जो है ये उर्दू भाषा का नहीं है, बाकी खुश, कम, गैर ये सभी उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। तरल का विलोम शब्द है, इनमें से तरल का विलोम क्या है? सरल, ठोस, तीक्ष्ण, या फिर जटिल। तरल का विलोम स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे। तो तरल का विलोम आपका ठोस होगा। तरल मीन्स तरल अवस्था जो होती है वो, और ठोस जो है इसका विलोम शब्द होता है, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे। आदिकाल के लेखक की बात की जाए तो याद रखेंगे स्टूडेंट वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं आदिकाल के लेखक हैं। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताएंगे। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मारना, भीख मांगकर भी दान देने वाला। जल्दी से बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा? तो सही जवाब रहने वाला है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। क्या होगा सही जवाब? किसी निर्धन के
घर भिखारियों की भीड़ हो जाना, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधारा में कौन सा छंद है? इनमें से छंद कौन सा है, पहचानेंगे कौन सा छंद है? तो याद रखेंगे इसमें स्टूडेंट आपका बैरवे छंद है। कौन सा है? बैरवे छंद होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट जो है कौन से कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम का चिन्ह कौन सा है? उपविराम का चिन्ह याद रखेंगे, ये वाला आपका उपविराम का चिन्ह होता है। इस तरह से दो बिंदी वाला ये उपविराम का चिन्ह होता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 और हिंदी का पोर्शन हमारा खत्म हो रहा है। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का कौन सा है? व्योम, धरा, तम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का इनमें से याद रखेंगे स्टूडेंट, आकाश का इसमें केवल आपका व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ये धरा तो पृथ्वी का होगा, तम ये तमिरसा ये अंधकार में होता है स्टूडेंट। अगला, इनमें से पार्थिविक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा। पार्थिविक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा होगा? जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध प्रथा से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिविक शब्द के लिए जल्दी से बताएंगे उपयुक्त वाक्य कौन सा होगा? तो पार्थिविक के लिए उपयुक्त वाक्य आपका जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिविक कहते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर स्टूडेंट आपका हिंदी खत्म होता है। कमेंट करेंगे हिंदी में आपका क्या स्कोर रहा, 37 में से कितने क्वेश्चन है, और यहाँ से आपकी जीके जीएस शुरू होती है स्टूडेंट। ओवरऑल कमेंट आगे करके बताना ओवरऑल स्कोर क्या है, हिंदी का कमेंट यहाँ पर करके बताएंगे कितना स्कोर आपका रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे जीके जीएस पर चलते हैं। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री और प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो अध्यक्ष इसमें आपके जो होते हैं विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे स्टूडेंट? तो वो आपके विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। अगला, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 है। कितनी है? 543 याद रखेंगे। माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे भारत और पाकिस्तान के लिए? तो ये आपके सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ थे। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक स्टूडेंट समुद्रगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त जो था जिसने हूणों को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? कौन सा अधिनियम है, जल्दी से बताएंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 है। कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 याद रखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर कितनी है? TFR दर कितनी है, जल्दी से बताएंगे। सकल प्रजननता दर जो है भारत की कितनी है? तो 2.4 जो है भारत की सकल प्रजननता दर है। कितनी है? 2.4 याद रखेंगे। अगला है स्टूडेंट 45। भारत में वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? वर्षा मुख्यतः जो है किस कारण से होती है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है स्टूडेंट वो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? RBI की स्थापना जो की गई थी याद रखेंगे वो आपकी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। किसकी? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, तो अच्छे से याद रखेंगे। कुल धनराशि आपकी 25,000 दी जाती है। कितनी? 25,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया था। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन याद रखेंगे जनवरी 2015 में हुआ था। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर हुआ था। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चर्म उद्योग के लिए बताएंगे कौन सा है। तो चर्म उद्योग के लिए याद रखेंगे कानपुर है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश में चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर जो है आपका कानपुर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, 1 जुलाई 2017 को याद रखेंगे भारत में जीएसटी लागू हुआ था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है स्टूडेंट याद रखेंगे वो आपकी 46 होती है। 23 के जोड़े होते हैं। 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, 23 के 2 जोड़े होते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? प्रकाश की गति जो है अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश की अधिकतम गति आपकी निर्वात में होती है। किस में होती है? प्रकाश की अधिकतम गति जल्दी से बताएंगे किस में होती है? प्रकाश की अधिकतम गति जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, अधिकतम गति प्रकाश की किस में होती है? तो निर्वात में होती है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोविंद साहब जो मेला है यूपी के कौन से जिले में लगता है? तो यूपी के अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला लगता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म है वो यूपी के स्टूडेंट याद रखेंगे प्रयागराज के, जिसे इलाहाबाद पहले था प्रयागराज कर दिया गया, प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट, GUI का पूर्ण रूप क्या है जिसे कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया है? GUI का पूर्ण रूप क्या है जिसने कंप्यूटर को चलाना बहुत आसान बना दिया है? तो GUI का फुल फॉर्म स्टूडेंट याद रखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करने या असली उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध कर देने वाले हमले को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट पर फर्जी ट्रैफिक भेज देते हैं जिससे कि वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, चलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे? तो उसे आपके कहते हैं DDoS कहते हैं। क्या? DDoS कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, DDoS कहते हैं उसे। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? UNHRC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो UNHRC की स्थापना याद रखेंगे 2006 में हुई थी। कब? 2006 को याद रखेंगे। भारत में आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए विशेष बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को आमतौर पर क्या कहा जाता है? NSG को जो आमतौर पर स्टूडेंट क्या कहा जाता है? तो ब्लैक कैट्स कहा जाता है। NSG को आमतौर पर ब्लैक कैट्स। दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यूट्यूब को किस वर्ष लॉन्च किया गया था जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूट्यूब को आपका 2005 में लॉन्च किया गया था। कब? 2005 में यूट्यूब को लॉन्च किया गया था। यूट्यूब पर पहला वीडियो कौन सा था जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। होम गार्ड में क्वेश्चन ये आया था, जल्दी से बताएंगे यूट्यूब पर पहला वीडियो कौन सा था और किसने किया डाला था उसे? प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था, भारत के किस शहर में स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के मुंबई में राज्य में स्थित है। ये बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम की जो आधिकारिक मुद्रा है स्टूडेंट वो आपकी पाउंड स्टर्लिंग है। कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी बताएंगे स्टूडेंट। ब्राजील की राजधानी आपकी ब्रासीलिया है। क्या है? ब्राजील की राजधानी आपकी ब्रासीलिया को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्तर पर जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप जल्दी बताएंगे क्या है? तो इसरो का जो पूर्ण रूप है स्टूडेंट याद रखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करने वाले विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? WTO का मुख्यालय याद रखेंगे स्टूडेंट आपका जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एशियाई व्यक्ति कौन है? पहले भारतीय एशियाई व्यक्ति कौन है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य स्टूडेंट याद रखेंगे वो आपका बिहार है। कौन सा है? बिहार है। पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? NGT की स्थापना भारत में याद रखेंगे स्टूडेंट आपकी 2010 में की गई थी। कब? 2010 में NGT की स्थापना की गई थी। ओलंपिक खेलों के आधिकारिक प्रतीक में कुल कितने छल्ले होते हैं? आधिकारिक प्रतीक ओलंपिक खेल के आधिकारिक जो प्रतीक होते हैं कुल कितने छल्ले होते हैं जो दुनिया के प्रमुख महाद्वीपों को एकजुटता का प्रतिनिधित्व कराते हैं? कितने छल्ले होते हैं? तो इसमें आपके 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के आधिकारिक प्रतीक में, चिन्हों में। जल्दी से देखेंगे। उत्तर प्रदेश की विशेष सशस्त्र शाखा PAC का पूर्ण रूप क्या है? PAC की फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे क्या है? PAC की फुल फॉर्म क्या है यूपी पुलिस में? वो आपकी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी है। क्या है? प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। वर्ड थोड़ा हार्ड है लेकिन याद रखेंगे स्टूडेंट, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी थी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक लिखी वो आपकी अरुंधति राय ने लिखी थी। किसने? अरुंधति राय को याद रखेंगे। भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन याद रखेंगे स्टूडेंट आपका 1992 में हुआ था। कब? 1992 को याद रखेंगे महिला आयोग का गठन हुआ था। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति रणनीति का नाम क्या रखा गया था? जल्दी से बताएंगे क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम आपका प्रहार रखा गया था। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रहार। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच 16वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार फरवरी 2026 में कहां पर शुरू हुआ था? फरवरी 2026 में कहां पर शुरू हुआ था? आज के सेट में साथियों इतने ही क्वेश्चंस हैं, 74 क्वेश्चंस हैं। इसमें से स्टूडेंट आपको जवाब देना है। कितने आपने सही कर पाए हैं कमेंट करके स्कोर अपना बताएंगे। ओवरऑल आपका स्कोर कितना रहा? जीके जीएस में कितना रहा स्टूडेंट, और हिंदी में कितना रहा, और टोटल आपका 74 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही कर पाए? डेली साथियों एक मॉडल पेपर कराया जा रहा है RWA टेस्ट सीरीज का। रोज रात 8 बजे क्लास आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें स्टूडेंट, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। और कल स्टूडेंट जो है मॉडल पेपर 5 होने वाला है रात 8 बजे, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। और इसकी फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो PDF अगर लेना चाहते हैं तो साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथियों वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताएं, और इस प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट करेंगे। HW का प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।